बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक। हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे एंजाइम से रिलेटेड। आपने लास्ट मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें हमने डिस्कस किया था एंजाइम। आज हम करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम काम कैसे करता है, एंजाइम की एक्टिविटी किस तरह से होती है, एंजाइम हमारी बॉडी में पर्टिकुलरली कैसे अटैच होता है किसी सबस्ट्रेट के साथ। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ आ जाए मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंजाइम। इसमें दो तरह की थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी को कहते हैं की-एन-लॉक थ्योरी, विच वॉज प्रपोज्ड बाय फिशर इन 1898। 1898 को अगर हम सोचते हैं तो एक और पॉइंट हमें जहन में आता है, गोल्गी बॉडीज, कैमिलो गोल्गी, 1898। तो 1898 में फिशर ने एक थ्योरी पेश की थी रिगार्डिंग एक्शन ऑफ एन एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज की एंड लॉक थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय फिशर इन 1898। ये थ्योरी है क्या? वाई इट इज टर्म्ड एज की एंड लॉक थ्योरी? क्या ज़रूरत पड़ी इसे की एंड लॉक थ्योरी के कहने की? याद रखिएगा बेटा, हर लॉक की एक अपनी पर्टिकुलर की होती है। ये कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट किसका था? फिशर का, एमिल फिशर, 1898 में। फिर उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को चेंज किया। पहले तो हम इसके कॉन्सेप्ट समझ दें। ये कहता है जी, एक आपने लॉक लिया, उसकी पर्टिकुलर एक की है, आपने की लगाई, ओपन हो गया, एंड दैट्स ऑल। 1898 फिशर ये कहता है आपने एक लॉक लिया, उसमें की को इंसर्ट किया, की ने उसे ओपन कर दिया, अनलॉक कर दिया। इसके बाद दो और साइंटिस्ट थे, एक का नाम है पॉल फील्डर एंड डी वुड। ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिसने इसके सिनेरियो में एक ज़बरदस्त, एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आए। और वो चेंज क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अकॉर्डिंग टू फिशर एक लॉक, उसमें पर्टिकुलर की आपने लगाई, वो ओपन हो गई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अक्सर लॉक ऐसे होते हैं, बल्कि अक्सर कीज़ ऐसी होती हैं जो मल्टीपल लॉक्स में लग जाती हैं लेकिन ओपन नहीं कर सकती। अक्सर डोर में होता है ना बेटा, आपने की लगाई, ओपन करने की कोशिश की, बिल्कुल फिट आ गई लेकिन ओपन नहीं हुई। तो डी वुड और पॉल फिल्टर का यही कॉन्सेप्ट था कि आप मल्टीपल लॉक्स में एक की अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो उसे ओपन क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि जो लॉक है विच इज टर्म्ड एज एंजाइम और की जो उसमें मौजूद है सबस्ट्रेट, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनके दरमियान में कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास मौजूद है एक एंजाइम, इसको हम कहते हैं एंजाइम। याद है मैंने आपसे कहा था द साइज ऑफ द एंजाइम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का साइज कम होगा। हम यहां पे बना देते हैं सबस्ट्रेट, ये हमने सबस्ट्रेट बना लिया। अकॉर्डिंग टू फिशर हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट है, वो उसके साथ आके बाइंड होगा, वो काम करेगा। लेकिन पॉल फिल्टर और डी वुड क्या कहता है? ये दोनों कहते हैं कि माना कि सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होकर कॉम्प्लेक्स बना दिया, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, लेकिन ये एक्टिव कब होगा? ये एक्टिव होगा जब इनके दरमियान में इस तरह से कोवलेंट मॉडिफिकेशंस होगी, इसके दरमियान में बॉन्डिंग होगी। याद रखिएगा, जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, अगर इसके दरमियान में बेटा कोवलेंट मॉडिफिकेशन होगी तो ये एक्टिव होगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू पॉल फिल्टर एंड डी वुड, मल्टीपल कीज मल्टीपल एंजाइम के साथ, लॉक के साथ लग सकती हैं, लेकिन वो ओपन कब होगा? जब उनके दरमियान में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, दैट इज कोवलेंट मॉडिफिकेशन। उनके दरमियान में बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग हो गई, वो ओपन कर देगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहली थ्योरी है जिसको हम कहते हैं की एंड लॉक थ्योरी। अब हम बात करते हैं सेकेंड थ्योरी की। उस थ्योरी का नाम है induce fit model. Induce fit model was proposed by
कॉशलैंड 1959। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता हूं, उसको आप समझिएगा, आपको मेरी बात फिर क्लियर होगी। देखें, ये एक एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ दिस इज सबस्ट्रेट E प्लस S एरो, एंजाइम बनाया, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ES कॉम्प्लेक्स, अगेन एरो, substrate, sorry, it's not substrate but it's product. क्या समझ आता है आपको ये देखकर? कुछ माइंड में आता है सर ने किया क्या है? आप जरा गौर करें, एंजाइम बनाया मैंने, एंजाइम का एक स्क्वायर के अंदर या रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने एक्टिव साइट बनाया। सबस्ट्रेट को अगर देखें तो उसका जो अटैचमेंट साइट है विद द एंजाइम, अगर आप गौर करें तो वो पॉइंटेड है। यहां पर क्या हुआ, जब इसने कॉम्प्लेक्स बनाया तो एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग अपनी शेप को, अपने एक्टिव साइट को चेंज कर देता है। यहां पर आप देखें ऐसे ही हुआ है, लेकिन जब उसको सबस्ट्रेट को उसने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, अगेन एंजाइम का स्ट्रक्चर देखें वही हो गया जो पहले था। क्या उसमें कोई चेंजेस आई? नेवर। याद रखिएगा बेटा, इंड्यूस फिट मॉडल अकॉर्डिंग टू कॉशलैंड वो क्या है, एंजाइम फॉर द टाइम बीइंग एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपनी शेप को मॉडिफाइड करता है, और उस मॉडिफिकेशन के बाद वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाता है जब सबस्ट्रेट को उसने प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूँ, हमारी बॉडी के कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए वो यूटिलाइज नहीं होते, अपनी एक्टिविटी करेंगे वो यूटिलाइज नहीं होंगे। तीन केमिकल्स, पहला जो भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज एंजाइम, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर, कभी यूटिलाइज नहीं होते, अपनी एक्टिविटी की और वापस चले गए, अपनी जगह भी चले गए। चौथा कौन सा है? हार्मोन, सॉरी तीसरा हार्मोन। तो पहला, फर्स्ट वन इज एंजाइम, सेकंड वन इज न्यूरोट्रांसमीटर एंड थर्ड वन इज हार्मोन। ये तीनों अपनी एक्टिविटी करेंगे, कभी भी यूटिलाइज नहीं होंगे। सो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखिएगा की अनलॉक थ्योरी एंड नंबर 2 इज इंड्यूस फिट मॉडल। ये दो थ्योरीज हैं जो कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम में होती हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं एक और टॉपिक की, दैट इज टर्म्ड एज टाइप्स ऑफ एंजाइम। एंजाइम की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एंजाइम की टाइप्स की अगर हम बात करें बेटा, इसमें याद रखिएगा सबसे पहले तो बात करते हैं हम एक सिंपल प्रोटीनियस एंजाइम, एक ऐसा एंजाइम विच इज ओनली फॉर्म्ड बाय प्रोटीन विच इज टर्म्ड एज प्रोटियोजाइम। व्हाट इज दिस? प्रोटियोजाइम या प्रोटोएंजाइम या प्रोटियोएंजाइम, जो भी आप उसे नाम दें, इट इज ओनली फॉर्म बाय प्रोटीन। उसके बाद 1932 में एक साइंटिस्ट थे योलर ने कॉन्सेप्ट दिया कि certain enzymes have proteinous as well as non-proteinous parts, so they are termed as conjugated enzyme.
आप इसको बेटा कंपाउंड एंजाइम भी कह सकते हैं। अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम है क्या, क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, मैं आपके सामने लिखता हूं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इसको जरा गौर से सुनिएगा बेटा। Conjugated enzyme consists of two major parts. One is proteinous part plus non-proteinous part. दो components होंगे, one is proteinous and another is non-proteinous part. The proteinous part of the conjugated or compound composite enzyme is termed as apoenzyme. And the non-proteinous part is termed as prosthetic group. इसको हम कलेक्टिवली क्या नाम देंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। याद रखिएगा, तो ये यूलर ने कॉन्सेप्ट दिया था कि conjugated enzymes have two major parts, one is apoenzyme, another is prosthetic group. यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, अगर फर्ज करें अगर एपोएंजाइम के साथ जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है पीजी, इसको मैं पीजी से शो कर रहा हूं, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक है, क्या है बेटा, इनऑर्गेनिक, तो इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। लेकिन अगर एपोएंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, देन इट इज टर्म्ड एज कोएंजाइम। ठीक है बेटा, इनऑर्गेनिक में कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, मुमकिन है आयोडीन हो, मुमकिन है फेरस हो, मुमकिन है कोई और मॉलिक्यूल हो, मैग्नीशियम में कुछ भी हो सकता है, सो कोफैक्टर। तो अगर एपोएंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक होगा, देन इट इज टर्म्ड एज कोफैक्टर। और अगर इसकी जगह पे कोई ऑर्गेनिक हुआ, NAD, ATP, कुछ भी आप इसके साथ अटैच कर दें बट ऑर्गेनिक, देन यू कैन कॉल इट एज कोएंजाइम। याद रखिएगा बेटा इसे, ठीक है। तो इसको यहीं पर एंड करते हैं बेटा, ये हमारा टॉपिक आज का यहाँ पर एंड हुआ। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, लास्ट जो हमने इससे रिलेटेड बात की थी एंजाइम की, वो आप देख सकते हैं उसको इजीली। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।